नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात किसानों के एहतजाज की। किसान अपने हक़ का मुतालबा करते हुए आज मुल्क की राजधानी में जमा है। हुकूमत किसानों से बातचीत का बहाना कर रही है, लेकिन उनके मुतालबात पर कोई तयख़ुन देने से क़ासिर है। बड़ी ही जल्दी में लोकसभा में और राज्यसभा में 3 ऐसे बिल मंजूर कर लिए गए जो पूरी तरह से किसानों के मफादात के खिलाफ हैं। लेकिन अब कॉरपोरेट नवाज बिलों को वापस लेने के लिए किसान तंजीमों का ज़बरदस्त दबाव है। किसानों के इस आंदोलन को अब दीगर समाजी और सियासी ग्रुपों की तायद भी हासिल हो गई है। मरकज़ी हुकूमत इस सूरत हाल से बैकफुट पर है। ताज़ा तौर पर 8 दिसंबर यानी मंगल के रोज़ किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। अब तक 2 या 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। भारत बंद के लिए तकरीबन 10 बड़ी सियासी जमातों ने तायद का ऐलान कर दिया। यह अलग बात है कि बिकाऊ मीडिया इसको सिर्फ एक सियासी साजिश करार दे रहा है। दरअसल किसानों का एहतजाज पिछले 3 माह से जारी है, लेकिन नाम निहाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसकी कोई खबर ही नहीं चलाई थी और किसानों की सारी खबरें सुशांत सिंह राजपूत मामले को नकली अहमियत देते हुए दबा दी गई। इसके अलावा प्रोपेगेंडा मिशनरी को इस्तेमाल करते हुए किसानों के इस जिंदगी और मौत के मसले को आवाम की नज़रों से छुपाया गया। लेकिन इसके बावजूद किसानों का ये मसला अब पूरी तरह तमाम मसाइल पर छाया हुआ है। मरकज़ी हुकूमत और बिकाऊ मीडिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ध्यान भटकाया जाए। इसके लिए हर रोज़ किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को मैदान में उतारा जा रहा है और कोई ना कोई तज़हीक आमेज़ बयानात जारी हो रहे हैं। लेकिन किसानों का मामला है कि अब आलमी सतह पर भी वाज़े तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में कंगना रनावत को उतारा गया, लेकिन एक और इन्फ्लुएंसर ने कंगना रनावत को ज़बरदस्त जवाब देकर रुखसत कर दिया और अवामी सतह पर भी कंगना को तनकीद का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कई वुज़रा ने भी किसान मुखालिफ बयानात देते हुए तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हल जोतने वालों के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर सके। एहतजाजी किसानों की तायद में हर समाज और हर रियासत से लोग पहुंच रहे हैं और इस एहतजाज को भरपूर तायद फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने किसानों की तायद करने वालों को भी गिरफ्तार किया और ये सिलसिला जारी है। किसानों का वाहिद मुतालबा है या सवाल ये है कि किस तंजीम ने उससे ये मुतालबा किया था कि जल्द से जल्द उन्हें FMC तरीक़ेकार से छुटकारा दिलाया जाए। हुकूमत ये जवाब देने से क़ासिर है। हुकूमत का कहना है कि किसी भी किसान तंजीम ने हुकूमत से ये नहीं पूछा था कि उनके लिए नए बिल लाए जाएं या उन्हें मिडलमैन से छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया और 3 मुतनाज़िया बिल मंजूर कर दिए। इस पर सदर जमहूरिया ने भी फौरी दस्तखत कर दिए, जबकि असल स्टेक किसानों से बातचीत, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो किसान हैं, उनसे बातचीत ही नहीं की गई। हुकूमत बार बार ये दोहरा रही है कि नए बिल किसानों के मफाद में हैं, जबकि किसानों का ये सवाल है कि उन्होंने कभी ऐसे मफाद का मुतालबा ही नहीं किया था। उनका कहना है कि उन्हें MSP की ज़मानत चाहिए। वो कहते हैं कि जो भी कानून MSP की ज़मानत देगा उससे उन्हें फ़ायदा होने की उम्मीद है और मौजूदा बिल पूरे इख्तियार कॉरपोरेट खिलाड़ियों को देते हैं। मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि मोदी राज में MSP में इजाफा हुआ, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि UPA के दौर में ही किसानों के MSP में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। साल 2006 और 7 और साल 2013 के दरमियान MSP में 90.205% का इजाफा हुआ, 90 to 205%। देश भर में इसके नतीजे में लाखों किसानों को फ़ायदा हुआ था, जबकि मोदी सरकार के दौर में MSP में गिरावट हुई। इस बात को मोदी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। अब किसानों की पूरी तंजीमें, अपोजिशन और दीगर समाजी तंजीमें भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं, लेकिन हुकूमत अपने कॉरपोरेट दोस्तों के मफाद में खड़ी हुई है, जबकि किसान किसी भी सूरत में अपने मुतालिबे पर कायम नज़र आते हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव कल तक नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ खामोशी अख्तियार किए हुए थे। मुल्क की दीगर रियासतों में जहां उन क़वानीन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा था, वहीं तेलंगाना में दूर दूर तक इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा था।
लेकिन अचानक केसीआर ने किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद की मुकम्मल तायद का ऐलान करते हुए किसानों के हक में न सिर्फ आवाज़ उठाने बल्कि एहतजाज में पार्टी के अरकान और कायदीन के शामिल होने का ऐलान किया। इनके इस फैसले को देर आए दुरुस्त आयद करार दिया जा सकता है, लेकिन अचानक उनके इस फैसले पर रियासत के किसान खुद हैरत ज़दा है, क्योंकि ये ज़रूरी क़वानीन ताज़ा तौर पर नहीं लाए गए और ना ही किसानों ने अभी एहतजाज शुरू किया, बल्कि पिछले कई माह से किसान एहतजाज कर रहे थे। इस एहतजाज में अब शिद्दत पैदा हुई है। टीआरएस ने ज़रूरी असलाहत से मुतालिक नए क़वानीन की खामोशी से मुखालिफत की थी। पार्लियामेंट में इन बिल्स की तायद नहीं की गई, लेकिन इसके बाद रियासत में कहीं भी दूर दूर तक किसानों का कोई एहतजाज नहीं हुआ। हालांकि दीगर रियासतों में जिस वक्त ये मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा था, उस वक्त रियासत में किसान, जहां एक तरफ मुल्क की कई रियासतों के किसान एहतजाज कर रहे थे, वहीं तेलंगाना के किसान खामोश थे, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि किसानों का इस मसले से कोई सरोकार ही नहीं है। दूसरे किसान एहतजाज कर रहे थे, हमारी रियासत में नए रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी की तायद में किसानों को जश्न मनाने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन अब अचानक हमारे वज़ीर आला के रवैये में तब्दीली आ गई है और वो किसानों की हमदर्दी में उतर आए। उन्होंने न सिर्फ भारत बंद की तायद का ऐलान किया, बल्कि टीआरएस की जानिब से भारत बंद में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया। रियासत के किसान और आवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि ज़रूरी क़वानीन के मामले में अचानक केसीआर के यू टर्न का क्या मकसद है। कहीं ये कार्रवाई हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी से बौखलाहट का नतीजा तो नहीं। कहीं ये इंतखाबात में बीजेपी के मजबूत होने और टीआरएस को पहुंचने वाले नुकसान की इंतकामी कार्रवाई तो नहीं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कई मामलात में बीजेपी हुकूमत की हिमायत करते आए हैं, तो अब इस बदलाव की क्या वजह है? अचानक मरकज़ के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने की क्या वजह है? रियासती अवाम इस बात को बखूबी समझते हैं कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान दरपर्दा क्या चल रहा था। रियासत में बीजेपी के खिलाफ तूफ़ानी बयानबाजी की जाती है, लेकिन पार्लियामेंट में अक़लियतों से जुड़े अहम मसाइल पर या तो मरकज़ की तायद की जाती है या फिर टीआरएस के अरकान खामोशी इख्तियार करते हुए ऐवान से बाहर चले जाते हैं। किसी मसले पर मुखालिफत ना करना जाहिर सी बात है कि तायद ही है, लेकिन अब पहली मरतबा टीआरएस ने बीजेपी के खिलाफ किसानों के बहाने एहतजाज का मन बनाया है। सियासी तज्जिया निगार ये मानते हैं कि केसीआर आइंदा असम्बली इंतखाबात को नज़र में रखकर ख़ुद को किसानों के मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की फ़िक्र में है। दरअसल आज जो हालात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के मौके पर देखे गए और जो नताइज सामने आए, वो गैर मुतवक्को ज़रूर है, लेकिन चौंका देने वाले ख़तई नहीं है, क्योंकि मुखालिफ हुकूमत वोट और हुकूमत से नाराज़ लोगों ने बीजेपी के हक़ में वोट दिया। रियासत में टीआरएस ने दीगर सियासी जमातों के कायदीन को अपनी जमात में शामिल करके और दीगर सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए जो तवानाई सर्व की, अब इसका खुमियाजा इस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। दुब्बाक इंतखाबात के बाद जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस को झटका देने के बाद अब बीजेपी टीआरएस को एक और झटका देने के मंसूबे में है। हाल ही में एक रुकने असम्बली के इंतखाब से जो सीट खाली हुई है और उस इलाके में जिस कायद का दबदबा है, उन्हें बीजेपी में शामिल करने की तैयारियां खुफिया तौर पर की जा रही हैं। इस दौरान ये इत्तलात भी गश्त कर रही हैं कि टीआरएस के 35 अरकान असम्बली बीजेपी से राब्ते में हैं। इस बात से क़तई इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी की नज़र तेलंगाना पर है। ऐसे में अगर यहाँ ऑपरेशन कमल होता है तो फिर जिस वक्त दूसरी जमातों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए केसीआर ने उन पार्टियों की क़यादत को जिस कैफियत से दोचार किया था, वही हालत उनके सामने आने वाली है। मौजूदा हालात को देखते हुए केसीआर को अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो किसी से भी नहीं मिलते हैं और ना ही सेक्रेटेरिएट आते हैं। हालांकि अभी तक रियासत के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं वो आवाम के दरमियान रहते थे और आवाम से मुलाकात किया करते थे, लेकिन रियासती आवाम को केसीआर से मुलाकात का मौका फराहम नहीं होता। इसके अलावा आरटीसी हड़ताल के वक्त भी आवाम ने केसीआर की हरधर्मी के रवैये का मुशाहिदा किया है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि टीआरएस उन हालात का बारीक बीनी से जायज़ा ले जिसने बीजेपी को ताकतवर किया और टीआरएस को जो सेंचुरी बनाने के मूड में थी 60 तक भी नहीं पहुंचने दिया। अब भी असम्बली इंतखाबात के लिए काफ़ी वक्त है। अगर अभी से टीआरएस अपने खामियों का जायज़ा ले तो शायद मुमकिन है कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को करारा जवाब दे सके।
बदसूरत दीगर टीआरएस को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, क्योंकि अक्सर मौके पर केसीआर ये कहते हैं कि उनमें खुद एतमादी कुछ ज़्यादा ही है। ये वक्त ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं बल्कि आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने का है। ज़राई कानूनों के खिलाफ किसान 12 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। सभी के मन में एक जैसा गुस्सा है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका सबका अलग अलग है। पीर के रोज़ कई जगह किसानों ने अपना एहतजाज किया। यूपी के नोएडा में किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाई, तो दिल्ली बॉर्डर पर एक टावर पर पीएम मोदी का पुतला टंगा दिया गया। पंजाब के जलंधर में लड़कियों ने मार्च निकालकर किसान एहतजाज को सपोर्ट किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने किसानों के लिए अमृतसर में अकाल तख्त पर अरदास की। अमृतसर से सिंघू बॉर्डर पहुंचे मुजाहिरीन अमरिंदर गिल ने एक टावर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला लटका दिया। उनका कहना है कि इतने बुजुर्ग ठंड में बैठकर अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। पीएम को इतने दिनों से हमारा मुजाहरा नज़र नहीं आ रहा था, अब उनका पुतला टंगा दिया है ताकि वो देख सकें कि किसान किस तरह एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी एमपी हंसराज हंस का भी पुतला टांगा गया। भाई साहब हमें भी बनाने दो भाई साहब। तो भैया देखिए न्यूज़ पे भी जाने दो जरा सी। पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिश तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी, एफआईआर दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। ऐसे ही किसान पे खाने को ना है, नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे तैसे चप्पल मैंने उपलब्ध कराई सैंडल और वो छीन ली। अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल दे पावे। पुलिस वाले ने छीनी
ਅਸੀਂ ਭਰਾਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ जोर दे नाल 56 इंच। मरकजी वजारत दाखिला ने मंगल को किसानों की तंजीमों की अपील पर मुल्क भर में भारत बंद के पेश नज़र रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने और अमन बरकरार रखने को कहा है। वजारत के मुताबिक मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक मुशावरत यानी एडवाइजरी जारी की है कि मंगल को किसान तंजीमों ने मुल्क भर में भारत बंद की अपील की है। इस बंद की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और बहुत सी दूसरी तंजीमों और ट्रेड यूनियनों ने भी हिमायत की है। इस बंद के दौरान रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम करने और अमन व अमान बरकरार रखने को कहा गया। इस मुशावरत में कहा गया है कि रियासती हुकूमतों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए और हर तरफ पुरअमन सूरत हाल कायम रहे। इसके अलावा रियासती इंतज़ामिया से भी कहा गया है कि वो कोरोना के वबा के पेश नज़र मुल्क भर में कोविड के बारे में कौमी रहनुमायाना खतूत की मुकम्मल तामील को यकीनी बनाए। इस तरह के तमाम इक़दाम किए जाएँ ताकि कोविड की हिदायतों की खिलाफ वर्जी ना हो। काबिल ज़िक्र है कि काश्तकार हाल ही में नाफिज करदा 3 ज़राई क़वानीन की मुखालिफत कर रहे हैं और दारुल हुकूमत में कूच करने के लिए गुज़िश्ता 10 दिन से दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। किसान तंजीमों के नुमाइंदे और हुकूमत के माबीन मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ज़राई असलाहत के सिलसिले में बने कानूनों की मुखालिफत करने वाले अपोजिशन पार्टियों का शर्मनाक दोहरा किरदार सामने आ गया है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़राई असलाहत के सिलसिले में मोदी हुकूमत ने जो इल्तज़ाम किए हैं वो कांग्रेस की क़यादत वाली उस वक्त की यूपीए हुकूमत 10 बरसों से करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियों का सियासी वजूद ख़त्म हो रहा है, लिहाजा वो खुद को बचाने के लिए किसी भी तहरीक की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि सिर्फ किसान तहरीक की बात नहीं है, बल्कि शहरियत तरमीमी बिल, शाहीन बाग या कोई भी इस्लाह का मौजू हो, कांग्रेस समेत अपोजिशन पार्टियां बस मुखालिफत के लिए उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। आज जो देश में छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनको अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं। हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नैम पर। 1000 मंडीज ऑफ 21 states have started functioning after being registered on National Agriculture Market Portal. कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000। ठीक है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है और इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी पार्टी 8 दिसंबर को एहतजाजी किसानों के मुल्क गिर बंद की मुकम्मल हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के मफाद को नज़रअंदाज कर रही है और सिर्फ बड़े सरमायादारों की मदद के लिए इक़दाम कर रही है। ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसीलिए मुल्क के अन्नदाता किसानों की हिमायत में सबको खड़ा होना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि 8 दिसंबर को किसान इनकलाब की हिमायत में पुरअमन भारत बंद है, हम इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। मुल्क के किसानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। अडानी अंबानी ज़राती कानून वापस लो। उन्होंने एहतजाजी किसानों के साथ मारपीट की वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मुल्क के तमाम बाशिंदों से भारत बंद की हिमायत करने की अपील की। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव को उनके सैकड़ों हामियों को रियासती राजधानी लखनऊ में उस वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वो किसान मार्च में शिरकत की गरज से
कन्नौज के लिए निकले थे। किसानों की हिमायत में निकाले जाने वाले किसान मोर्चे में शिरकत की गरज से कन्नौज के लिए निकले अखिलेश यादव को जब पुलिस ने रास्ते में रोक लिया तो वो अपने हामियों के साथ राजभवन क्रॉसिंग पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने एसपी कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। कारकुन हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी कर रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज में कई एसपी कारकुन जख्मी हुए। मरकजी हुकूमत के ज़िराअत से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले किसानों से पीर को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करके कहा कि उनकी हुकूमत किसानों के साथ है। तीनों कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 12 दिन से दिल्ली में मुकीम है और मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई हल फिलहाल नहीं निकल पाया है। मंगल को किसानों की हिमायत में भारत बंद का ऐलान किया गया है और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बंद की तायद करती है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पीर के रोज मुसलसिल छठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से तिजारती शहर मुंबई में आज डीजल 80 रुपये फी लीटर और पेट्रोल की कीमत 90 रुपये फी लीटर से ज़्यादा हो गई। आज मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल 30 से 33 पैसे और डीजल 25 से 31 पैसे फी लीटर महंगा है। हैदराबाद में आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 6 पैसे है। कल के मुकाबले यह कीमत 29 पैसे ज़्यादा है। 7 नवंबर को फी लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपये 25 पैसे 84 रुपीज़ 25 पैसा थी। 19 नवंबर को भी यही कीमत थी, लेकिन 20 नवंबर को इसमें 22 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। उसके बाद से कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं और पिछले 17 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इसकी कीमत में 2 रुपये 81 पैसों का इजाफा हुआ। ऐसे ही कल के मुकाबले 28 पैसे के इजाफे के साथ हैदराबाद में आज 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपये 60 पैसे है। 19 नवंबर को हैदराबाद में 1 लीटर डीजल की कीमत 76 रुपये 84 पैसे थी। यानी पिछले 17 दिनों में 1 लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपये 76 पैसे का इजाफा हुआ। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 17 से 18 दिनों में यानी 20 नवंबर से 7 दिसंबर तक 15 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। 15 बार हुई इस बढ़ोतरी की वजह से डीजल 3 रुपये 41 पैसे और पेट्रोल करीब 2 रुपये 55 पैसे तक महंगा हुआ है। वहीं दिसंबर में अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में 6 बार बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते दिसंबर में ही पेट्रोल 1 रुपया 37 पैसे और डीजल 1 रुपया 45 पैसे महंगा हुआ है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा 6 करोड़ 75 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15 लाख 41 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका के अस्पतालों में मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 1,01,487 मरीज भर्ती हुए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इतवार की रात से स्टे एट होम ऑर्डर यानी घर में रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्क में अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुतासरीन मिले हैं और 2,88,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। कोरोना को शिकस्त देने और इन्फेक्शन की रफ्तार को सुस्त करने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से हिंदुस्तान में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 4 लाख से कम हो चुकी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की तरफ से पीर को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32,981 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें इन्फेक्शन की कुल तादाद 96,77,203 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 39,109 मरीज सेहतमंद हुए हैं और कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद तकरीबन 91,40,000 के करीब पहुंच गई है। नए मामलों के मुकाबले में कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद में इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस की तादाद 6,519 से कम होकर 3,97,000 के करीब हो गई है। इसी अरसे में 391 मरीजों की मौत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,40,573 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 517 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,73,858 हो गई है। रियासत में बहसत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,474 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 862 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से
रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,64,606 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस सरगर्म मामलात की तादाद 7,778 है, जिनमें 5,803 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 33,098 मायने किए गए, ताहम 644 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 58,12,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 102 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। इंडियन नेवी के क्रैश में ट्रेनी एयरक्राफ्ट MiG-29K के पायलट की लाश पीर के रोज अरेबियन सी में मिली। इंडियन नेवी के जवान बीते 11 दिनों से अरब सागर में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। 26 नवंबर को ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। इसमें एक पायलट को महफूज निकाल लिया गया था, जबकि दूसरा लापता था। इंडियन नेवी की तरफ से जारी इतला के मुताबिक जिस पायलट की लाश बरामद हुई है उनका नाम कमांडर निशांत सिंह है। ये लाश गोवा कोस्ट से करीब 50 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में मिली। ये लाश 70 मीटर गहरे पानी में थी। इंडियन नेवी ने बताया कि 26 नवंबर की शाम 5 बजे एयरक्राफ्ट क्रैश होकर अरेबियन सी में गिरा। इसकी जानकारी अगले दिन सुबह नेवी अफसरों को मिली थी। फौरी सर्च ऑपरेशन में नेवी के जवानों ने एक पायलट को महफूज ढूंढ लिया था, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही थी। कोरोना वबा का असर हिंदुस्तान के पहले मैन मिशन गगनयान पर भी होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर के सिवन ने पीर के रोज कहा कि अब मैन मिशन की लॉन्चिंग में तय वक्त से करीब 1 साल की देरी होगी। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग अब अगले साल के ख़त्म तक या उसके 1 साल बाद होने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले 2 मैन मिशन अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे। इसरो ने पहले दिसंबर 2021 तक गगनयान मिशन भेजने की बात कही थी। वहीं अनमैन्ड मिशन के लिए दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 का वक्त तय किया गया था। हालांकि अब इन दोनों मिशंस की लॉन्चिंग में भी देरी हो सकती है। सिवन ने कहा कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके लिए लैंडर और रोवर तैयार करने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी इस मिशन की लॉन्चिंग की कोई तारीख तय नहीं की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से सरहद पार कर गलती से कश्मीर में दाखिल होने वाली 2 सगी बहनों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने पीर के रोज़ वापस भेज दिया। इन लड़कियों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर इतवार के रोज़ गिरफ्तार किया था। लड़कियों की पहचान 17 साल की लाइबा जबेर और 13 साल की सना जबेर के तौर पर हुई थी। वापस जाने से पहले जारी एक वीडियो में लाइबा ने कहा कि जब वो गलती से सरहद पर यहाँ पहुँची तो वो दोनों काफ़ी डरी हुई थी। उन्हें लगा कि फ़ौज के जवान उन्हें मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ़ौज ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। पूछताछ के बाद उन्हें खाना खिलाया और अब उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी कायम कर ली है और अब वो मंगल को होने वाली सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 3-0 की क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा। हिंदुस्तान ने इस सीरीज का कैनबरा में पहला मैच 11 रनों से और सिडनी में दूसरा 6 विकेटों से जीता था। हिंदुस्तान ने पहले मुकाबले में अपने 161 रनों के स्कोर का बखूबी दिफा किया और दूसरे मैच में 195 के हदफ को बआसानी हासिल कर लिया। तीसरा मैच भी सिडनी में होगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।